हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी बेटर नाउ। तो आज के इस क्रांतिकारी वीडियो में, आज के अमेजिंग सेशन में हम तो आज क्रांति मचा देने वाले हैं। आज क्या हम इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टॉपिक लेकर आए हैं। ह्यूमन में आखिर खाना कैसे पचता है, हाउ द फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। खाने दो, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है मे, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको। इसीलिए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो डाइजेशन हो रहा होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देयर आर 5 स्टेप्स इन्वॉल्वड। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 स्टेप्स इन्वॉल्वड। अब किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो, अब हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करो, जिसमें काव आती है, उसमें भी उसके भी डाइजेशन में 5 स्टेप्स होते हैं। आप अमीबा का डाइजेशन ले लो, उसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं। किसी के भी डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला, इंजेशन। फर्स्ट स्टेप जो है आपका इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन इनटेक ऑफ फूड। इट्स इनटेक ऑफ फूड। जब हम किसी खाना को मुंह में लेते हैं, when we put food in our mouth, then the process ingestion takes place. Okay? किसी भी मेथड से ले सकते हैं, by any method, that doesn't matter. Okay? इंजेशन हुआ। दूसरा डाइजेशन है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ complex food molecules into simpler food molecule. फूड क्या आप समझेगा? ठीक है, डाइजेशन होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म। ये हुआ डाइजेशन। तीसरा जो हमारा स्टेप आता है, तीसरा वो है हमारा डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? फूड के न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स साथ ही साथ और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा स्टेप ये हुआ एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ स्टेप है हमारा एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हुआ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन हुआ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी हमने जो फूड खाया उसका हमारे बॉडी में क्या यूज है, उसका हमारे बॉडी में क्या यूज है। हमने जो खाना खाया हमें उससे एनर्जी मिला। भाई क्या हुआ? हमने जो खाना खाया उससे हमें एनर्जी मिली, हमारा सेल्स रिपेयर हुए, हमारा ग्रोथ हुआ। ये हमारा हम एनर्जी मतलब फूड जो खाया उसका हमने यूज किया। इस स्टेप को एसिमिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। 5 स्टेप हमारा इंजेशन हुआ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से। तो रिमूव होने के प्रोसेस को इंजेशन कहा जाता है। ये 5 स्टेप्स होते थे। अब हम इसको सेपरेटली वन बाय वन लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, तो खाना कैसे जाता है उससे पहले आपको पूरे का पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में बना के लाया हूँ। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को जानते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ माउथ था। माउथ से भी ये जो नली दिख रही है आपको, इस नली को एसोफेगस या फिर फूड पाइप कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट को स्टमक कहते हैं। और इसके बगल वाला पार्ट है ये लीवर है। और इसके अंदर जो गोल जैसा आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस इज गॉल ब्लैडर। एंड नाउ इफ वी गो अहेड वी विल फाइंड a gland which is known as pancreas. Liver is also a gland. It also secretes something. And pancreas is also a gland. Now if you go further, we will find the duodenum wall. This is the duodenum, the first part of the small intestine. Then if you go further, we'll find some राउंडेड सेल स्ट्रक्चर, मींस कुछ मुड़ा हुआ
स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से। ये भी हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके आधे वाले पार्ट को जेजुनम कहा जाता है और इसके बाकी के आधे पार्ट को इलियम कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर ये थोड़ा आगे जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ से अंदर का, इस पार्ट को सिक्कम कहा जाता है। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, सिक्कम। और फिर इसके यहाँ से आने के आधे पार्ट को कोलोन कहा जाता है, यहाँ पर मैंने एरो देकर दिखाया है, कोलोन। और फिर इसके यहाँ से आधे पार्ट को रेक्टम कहा जाता है और फिर लास्ट यहाँ पर एनएस होता है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कनाल पूरा का पूरा। अब खाना कहाँ से कहाँ जाता है, डाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले से समझते हैं प्रोटीन पूरे से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है खाना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजेक्शन सबसे पहला जो हमारा स्टेप्स है, हम वन बाय वन वी विल डिस्कस सेपरेटली द 5 स्टेप्स दैट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन हमने क्या देखा, इनटेक ऑफ फूड। आप किसी भी मेथड से इनटेक कीजिए, आप खाना के लिए, वो इंजेक्शन होता है। ह्यूमंस में हम हैंड से खाना को मुंह में रखते हैं, लेकिन और सब ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में वो इंजेक्शन प्रोसेस सीडोपोडिया के द्वारा होता है, वो सीडोपोडिया के द्वारा खाना को लेता है। वैसे हम काऊ की बात करें तो वो डायरेक्टली मुंह में ग्रास को लेते हैं। तो डिफरेंट मेथड से अगर हम खाना को लेते हैं, लेकिन ह्यूमंस में हम लोग हैंड के द्वारा लेते हैं सिंपली। तो इंजेक्शन में कुछ है नहीं। दूसरा हमारा जो प्रोसेस वो है डाइजेशन। ऐसा कोई बात नहीं है कि डाइजेशन हमारा पेट में शुरू होता है, डाइजेशन हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ में क्या होता है, देखिए माउथ में होता है, माउथ में हमने जो खाना खाया था उसमें खाने में हमारा स्टार्च प्रेजेंट भी था, स्टार्च भी प्रेजेंट था। ठीक है, पहले इससे पहले समझिए कि हम जो खाना खाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, डाइजेस्ट होकर टूटकर स्मॉलेस्ट जो फॉर्म है क्या है, कार्बोहाइड्रेट फाइनली टूटकर ग्लूकोज में बनता है। वैसे ही प्रोटीन टूटकर एमिनो एसिड में बनता है फाइनली। ठीक है, और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में होता है। विटामिन और मिनरल्स की डाइजेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कुछ विटामिन और मिनरल्स फैट सोल्यूबल होते हैं और कुछ विटामिन और मिनरल्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होते हैं और बाकी के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये सभी फैट सोल्यूबल होते हैं। बाकी के कुछ मिनरल्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं, तो वो भूल कर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो विटामिन और मिनरल की कोई जरूरत नहीं। हम 3 चीज पे ही डाइजेशन का में चर्चा करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, चलिए माउथ में क्या होता है। माउथ में जो खाना खाया था उसमें स्टार्च भी प्रेजेंट था। स्टार्च जो प्रेजेंट था उसमें क्या हुआ, हम एक थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। नाम भी होते हैं तीनों पेयर के। एक पेयर का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, नाम याद रखिएगा। सैलिवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। 1 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरे पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड का नाम है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरे सैलिवरी ग्लैंड का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हमारे सैलिवरी ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है। हमारे सैलिवरी ग्लैंड में सलिवा निकलता है, सलिवा निकलता है और इस सलिवा में क्या रहता है, इस सलिवा में सैलिवरी एमाइलेज रहता है। क्या रहता है, सैलिवरी एमाइलेज। इस सैलिवरी एमाइलेज को हम लोग सैलिवरी एमाइलेज को हम लोग टाइलिन के भी नाम से जानते हैं। नाम देखिए, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, पी यहाँ पर साइलेंट रहता है, को टाइलिन के नाम से भी जानते हैं सैलिवरी ग्लैंड हुआ। तो ये टाइलिन क्या करता है, ये सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, तो हमारे फूड में स्टार्च रहता है, इस स्टार्च को तोड़ देता है, इसमें मैल्टोज में तोड़ देता है। मैल्टोज का नाम तो सुना ही होगा, मैल्टोज में तोड़ देता है। ये यहाँ पर टाइलिन दिखेंगे। ठीक है,
टाइलिन के प्रेजेंस में स्टार्च किसमें टूट जाता है, मेल्टोज में टूट जाता है। यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है। मैंने बताया है कि ये जानिए स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, ये तो पता ही होगा। तो कार्बोहाइड्रेट फाइनल टू किस में बनता है, ग्लूकोज में बनता है। यहाँ भी हमारा मेल्टोज में ही कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन हुआ है माउथ में। और ये भी जानिए ये 30% स्टार्च ही मेल्टोज में कन्वर्ट हो पाता है, बाकी का 70% स्टार्च के फॉर्म में ही रह जाता है। फिर आगे उसका डाइजेशन होता है, समझेंगे इसको। फिर मेल्टोज में कन्वर्ट हो गया, बाकी का जो हो गया चबाने के बाद माउथ में 2 तरह के डाइजेशन होते हैं। ये तो मैंने बताया, एक था केमिकल डाइजेशन, एक होता है हमारा फिजिकल डाइजेशन, वो पहले बताना था। ये फिजिकल डाइजेशन होता है हमारे माउथ में 30% रहते हैं, टंग प्रेजेंट रहता है। तो 30 क्या करता है, फूड को च्यू करता है, ग्राइंड करता है, और टंग सलीवा के साथ मिक्स करने में मदद करता है। ये फिजिकल डाइजेशन हुआ और ये केमिकल डाइजेशन हुआ। तो माउथ में हमारा पार्शियल डाइजेशन हुआ। फिर उसके बाद कहाँ गया, द फूड goes to the pipe esophagus. It is also known as food pipe. When the food enters the pipe esophagus, it starts contraction and expansion movement. It starts contraction and expansion movement, and this contraction and expansion movement helps to push the food to the stomach. जब ये esophagus में गया तो इसमें एक contraction and expansion movement शुरू कर दिया, and this contraction and expansion movement is known as peristaltic movement and also known as peristalsis. ये फूड को धक्का दिया और धक्का देते देते कहाँ लेके चले गया, स्टमक पे लेके चले गया। और स्टमक में अब आइए हम लोग, अब हमारा कहानी कहाँ आ गया है, स्टमक में आ गया है, फूड आ चुका है स्टमक में। अब हम बात करेंगे स्टमक पर। स्टमक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये बड़ा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है। स्टमक बता देता हूँ कुछ स्टमक के बारे में। स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, चलिए अब स्टमक में आ जाते हैं। स्टमक को थोड़ा यहाँ से काट कर इलाज करके स्टमक में क्या होता है, इतना सा फिगर बनानी है वैसे, फिर भी चलिए एक बार अच्छा ही बना लेते हैं, ऐसे बार बना ही लेते हैं। मान लीजिए ये स्टमक है हमारा, इलाज करके निकाल लिया। तो the inner lining of stomach, the inner wall of stomach has some gastric glands. Some gastric glands are present in the inner lining of stomach. These gastric glands secretes gastric juice. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड इसके इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होते हैं, इनर वॉल पर प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस क्या क्या कंटेन करता है वो जानेंगे। देखिए ये कुछ गैस्ट्रिक जूस इन्होंने सीक्रेट कर दिया इनर वॉल पे, जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। और इस गैस्ट्रिक जूस में ये 4 चीजें रहती हैं। ठीक है जी, 4 चीजें। पहला तो आपका हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये तो आप वाकिफ हो गए इससे। दूसरा जो होता है वो है म्यूकस। तीसरा जो होता है वो है डाइजेस्टिव जूस होता है। ये से दो तरह के डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं। एक तो आपका हो जाएगा पेप्सिनोजेन, या फिर इसको प्रोपेप्सिन भी कहते हैं, और एक होता है प्रोरेनिन। एक HCl, म्यूकस, प्रोपेप्सिन या फिर पेप्सिनोजेन, और एक प्रोरेनिन। 4 चीजें निकली। ये जो HCl है इसका क्या रोल है। HCl तो हम लोग जानते हैं एक एसिड है, और ये क्या करता है, हमने जो फूड खाया उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको मार देता है, किल कर देता है। इट किल्स द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, कर दिया, एक फायदा से किया। लेकिन हाँ, एक और का रोल है, बताएंगे इसको अभी समझ में आपको आने नहीं वाला, आगे आएगा। म्यूकस का क्या काम है, हम लोग जानते हैं HCl एक एसिड है, सभी जानते हैं HCl एक एसिड है। क्या है एसिड से, एसिड कोरोसिव नेचर का भी होता है। एसिड कोरोसिव नेचर का होता है और हमारे पेट को जलाएगा कि नहीं जलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो इससे बचाने के लिए एक और हमारा निकलता है म्यूकस। एक हीरो की एंट्री होती है म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, HCl के कोरोड करने से इनर लाइनिंग के, स्टमक के इनर लाइनिंग को बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर स्टमक टू कोरोड बाय HCl। ठीक है,
ये काम हो गया। पेप्सिनोजन और प्रोपेप्सिन ये क्या करता है, ये जो दो डाइजेस्टिव जूस निकले हैं, ये डाइजेस्टिव जूस इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन HCl के प्रेजेंस में जैसे ही आएगा वो एक्टिव हो जाएगा, HCl के प्रेजेंस में एक्टिव हो जाएगा और क्या क्या बनाएगा, जैसे पेप्सिन था, प्रोपेप्सिन था, वो HCl के प्रेजेंस में एक्टिवेट हो गया और पेप्सिन बना दिया। क्या बन गया, पेप्सिन बन गया। प्रोपेप्सिन HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन बन गया। और प्रोरेनिन जो हमारा था चचा, प्रोरेनिन चचा थे, और ये प्रोरेनिन HCl के प्रेजेंस में क्या बन गए, रेनिन बन गए। प्रोपेप्सिन HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन बना और प्रोरेनिन रेनिन बन गया HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये दोनों एक्टिवेट हैं, एक्टिव है दोनों। अब दोनों का फंक्शन देखते हैं क्या है, ये समझ गए। अब मैं समझा रहा हूं, हाँ ठीक है, वहां कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ था, पार्शियल डाइजेशन हुआ था। यहाँ भी अभी नहीं होने वाला, अभी डाइजेशन नहीं, अभी स्टमक में प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होगा, प्रोटीन टूटेगा। प्रोटीन हमने खाया था, खाना में जो हमने प्रोटीन खाया था वो पेप्सिन इस पर एक्ट करेगा, पेप्सिन के प्रेजेंस में। द पेप्सिन विल एक्ट ऑन प्रोटीन एंड इट विल ब्रेक इनटू पेप्टोन्स, पेप्टियोसिस और पेप्टाइड्स, इसमें बहुत सारे होते हैं पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, पेप्टियोसिस, पेप्टाइड्स में तोड़ देगा प्रोटीन को पेप्सिन। और ये जो प्रोरेनिन, सॉरी जो रेनिन बना था, ये रेनिन क्या करेगा, ये रेनिन मिल्क प्रोटीन पर धावा मारेगा। किस पर धावा मारेगा, मिल्क प्रोटीन पर धावा मारेगा, मिल्क प्रोटीन पर धावा बोलेगा, हल्ला बोलेगा। मिल्क, और हम लोग जानते हैं मिल्क प्रोटीन को कैसीन कहते हैं, मिल्क प्रोटीन को कैसीन कहा जाता है। और इस रेनिन इस पर एक्ट करेगा और इसको पारा कैसीन में बदल देगा, इसको पारा कैसीन में बदल देगा, ठीक है। ये मिल्क प्रोटीन है हमारा, इसको पारा कैसीन में बदल दिया, बस स्टमक में हो गया। एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस अप टू 3 to 4 hours. The food is churned for 3 to 4 hours. एंड जब 3 to 4 hours हो जाता है, अभी आपको यहाँ पर ये नली खुला दिख रहा होगा, ये नली खुला नहीं रहता है। अभी देखिए सारा काम हो गया स्टमक का भी, यहाँ पर स्टमक में चल रहे थे हम लोग, यहाँ पर स्टमक चल रहे थे, हमारा स्टमक में काम हो गया, सब कुछ हो गया। तब स्टमक में यहाँ दिख रहा है, यहाँ की नली खुलेगी, नली खुलेगी। और ये जो है, एंड दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर मसल, दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर मसल। स्टमक से निकल गया, तब ये स्टमक से निकलने के बाद आएगा ड्यूडेनम के वॉल में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम के वॉल में आ गया है फूड हमारा। लेकिन अब ये समझना है भैया, स्टमक में तो वो स्टमक में HCl, हाँ HCl का एक और रोल मैं बताने वाला था। देखिए ये जो प्रोटीन, सॉरी ये जो पेप्सिन और रेनिन था, ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है, इसीलिए HCl का सिक्रेशन हुआ था ताकि वो फूड को मीडियम को एसिडिक बना दे, ठीक है। ये था, हाँ अब हम जो टॉपिक थे, कहाँ पर थे हम लोग, स्टमक में फूड मीडियम एसिडिक था क्योंकि वहां पर एसिड था। लेकिन जब वो ड्यूडेनम के वॉल में आया तब भी फूड मीडियम में एसिडिक था, लेकिन स्टमक में एक बचाने वाला हीरो का एंट्री था, हीरो उसको बचा रहा था, म्यूकस बचा रहा था उसको। लेकिन ड्यूडेनम के वॉल में कोई भी म्यूकस प्रेजेंट नहीं रहता है, तो कौन बचाएगा, किस हीरो की एंट्री होगी यहाँ पर। तो जैसे ही ड्यूडेनम का वॉल एसिडिक मीडियम के फूड से जूझ रहा था, तभी एक हीरो की एंट्री होती है और सारा कहानी पलट जाता है। अब हम एक ग्लैंड की बात करते हैं, अब लीवर में आ जाते हैं। लीवर में यहाँ ड्यूडेनम के वॉल में भी बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कुछ सीक्रेट करते हैं, कुछ ग्लैंड्स। अभी लोग लीवर में बात करते हैं, लीवर में आ जाते हैं लोग, लीवर में
लीवर में एक जूस बनता है, नाम है बाइल जूस। ओके, और बाइल में कैसे बनता है? जो हमारे बॉडी में आरबीसी है वो आरबीसी से बनता है। कैसे भाई? भाई आरबीसी जो हमारे बॉडी में है उसका कुछ लाइफ स्पान है ना भाई, वो लाइफ स्पान जब खत्म हो गया, जब हमारे आरबीसी मर जाते हैं तो वो वॉर्न आउट आरबीसी से ये बनता है, वॉर्न आउट आरबीसी से ये बाइल जूस बनता है। ठीक है, बाइल जूस जब बन गया तब ये टेम्पोरली स्टोर हो गया बाइल जूस गॉल ब्लैडर में हो गया स्टोर। ऐसा नहीं कि ये गॉल ब्लैडर में बनता है, बहुत लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर में बनता है, ऐसा नहीं, लीवर में बनता है और ये गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है कुछ देर के लिए। जैसे ही फूड पास करेगा मारेंगे, तुरंत रिएक्ट होगा, जाकर रिएक्ट कर जाएगा। और ये बाइल जूस आप जानेंगे, ये बाइल जूस बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। भाई बेसिक नेचर का होगा तब तो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करेगा। ये बाइल जूस में NaSCO3 प्रेजेंट रहता है। NaSCO3 से तो आपका जो होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेन करता है। द बाइल जूस कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ सॉल्ट बट बेसिक इन नेचर। ओके, also bile juice have two pigments, biliverdin and bilirubin। now bile juice कहाँ गया? फूड में जाकर जैसे मिल गया भाई साहब, जैसे मिला फूड मीडियम बेसिक नेचर का, फूड मीडियम बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर जैसे मिला, न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म, हमारा ड्यूटेरियम का वॉल क्रोड करने से बच गया। ये तो ठीक है, बचाया। साथ साथ अब यहाँ पर क्या होगा, फैट का भी डाइजेशन हो जाएगा। जो बाइल जूस था वो फैट में डाइजेशन में मदद किया, फैट को भी तोड़ देगा। जब हमने फैट खाया था उसको भी तोड़ देगा। कौन? बाइल, इमल्सिफाइड फैट में, इमल्सिफाइड फैट में एम लिखा है, इमल्सिफाइड फैट में तोड़ देगा। ठीक है, बाइल फैट को इमल्सिफाइड फैट में तोड़ देगा। ये इमल्सिफाइड फैट क्या होता है? व्हाट इज इमल्सिफाइड फैट? व्हेन बाइल जूस रिएक्ट्स विद फैट it breaks into small globules of fat. This small globules of fat is known as emulsification. This process is called emulsification of fat. ठीक है, फैट का अभी भी फिर से पार्शियलाइजेशन हुआ, इमल्सिफाइड फैट बन गया। प्रोटीन का भी पार्शियलाइजेशन हुआ था, सब अच्छा थोड़ा डाइजेशन हो चुका है हमारा। अब देखो भाई, जो हमारा प्रोटीन था, अब फिर पेनक्रियाज से एक जूस निकलेगा। क्या नाम है? पेनक्रियाज से एक जूस निकलेगा, नाम है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन ये पेनक्रियाज से निकला है। दिस इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। ये हमने बताया ड्यूडेनम के वॉल में भी कुछ ग्लैंड प्रेजेंट है, ये भी कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो ड्यूडेनम के वॉल में भी एक एंजाइम सीक्रेट कर दिया, नाम है इंटेरोकाइनेज। नाम है इंटेरोकाइनेज। ये इंटेरोकाइनेज के साथ जैसे ही ट्रिप्सिन रिएक्ट करेगा, मैं बता दूं, ट्रिप्सिनोजेन भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या बोल दिया सर? ये ट्रिप्सिनोजेन भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब ये इंटेरोकाइनेज के साथ रिएक्शन करेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रिप्सिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रिप्सिन बन जाएगा। और ये ट्रिप्सिन फिर जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन था उस पे एक्ट करेगा और फाइनली प्रोटीन को तोड़ कर रख देगा और प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। ट्रिप्सिन के साथ ये हमारा क्या बना था? पेप्टोन्स, पेप्ट्यूसेस, पेप्टाइड्स और पाराकेसिन। इन सभी के साथ ये रिएक्ट करेगा कौन? ट्रिप्सिन। और क्या बना देगा? एमिनो एसिड बनाएगा। ठीक है, यानी प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया ड्यूडेनम में। ओके गाइस, प्रोटीन का लफड़ा खत्म।
अब देखिए कार्बोहाइड्रेट था, उसका भी लफड़ा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये तो हमारा प्रोटीन का था। फैट का भी काम तमाम कर देते, चलिए फैट ही पहले कर देते हैं तमाम। फैट इमल्सिफाइड फैट में बदल गया था, बाइल जूस निकला लीवर से। फिर पेनक्रियाज से एक जूस निकलेगा, उस पेनक्रियाज जूस का क्या नाम है? लाइपेज। ये इमल्सिफाइड फैट था, यहाँ पे लिखा है ना, दिखा तो चाहिए ना, तो ठीक है। इमल्सिफाइड फैट जो था, इमल्सिफाइड फैट फिर टूट जाएगा किसमें? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कम में टूट जाएगा लाइपेज के प्रेजेंस में। लाइपेज जो पेनक्रियाज से एक एंजाइम निकलेगा लाइपेज, वो कन्वर्ट कर देगा इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। फाइनली फैट का भी कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। अब लफड़ा बचल है कार्बोहाइड्रेट का। चल मिला दे क्या एकदम से, थोड़ा खतरनाक तरीके से तो बता रही हूँ, तो कुछ है नहीं वैसे, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, डरना नहीं। देखिए अब फिर कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च हुआ था, मेल्टोज बना था। चलिए तो अभी सारा काम पेनक्रियाज से ही होगा। पेनक्रियाज से एक एंजाइम निकलेगा, क्या नाम है एंजाइम का? पेनक्रियाज से एक एंजाइम निकलता है। देखिए पेनक्रियाज का बात कर रहा है, सेम मेन चीज में पेनक्रियाज से निकलेगा पेनक्रियाटिक निकलेगा भाई, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक निकलेगा, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन हमारे एक एंजाइम से निकलता है पेनक्रियाज से, नाम है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। नाम सुना है एमाइलेज का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम हमारे मुंह में सलिवरी ग्लैंड के द्वारा सलिवरी एमाइलेज निकला था, सलिवा से सलिवरी एमाइलेज, पेनक्रियाज से निकला पेनक्रियाटिक एमाइलेज। क्या फंक्शन वही है क्या? जी हाँ फंक्शन वही होता है। क्या करता है? स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये भी स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाकी जो 70% बच गया स्टार्च, उसको मेल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी भी पार्शियल ही हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी मेल्टोज को अभी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। मेल्टोज को कन्वर्ट करेगा, फिर एंजाइम पेनक्रियाज से एंजाइम निकलेगा, क्या नाम है इस एंजाइम का? मेल्टेज। मेल्टेज मेल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम पेनक्रियाज से मेल्टेज तोड़ देगा ग्लूकोज में। ये तो काम तमाम, ठीक है। हमने सिर्फ स्टार्च थोड़ी खाया था, हमने चीनी भी खाया था, जैगरी भी खाया, गुड़ भी खाया था। उसमें क्या रहता है? सुक्रोज। सुक्रोज रहता है। सुक्रोज को कैसे डाइजेस्ट करेगा? एक और एंजाइम निकलेगा, एक और एंजाइम निकलेगा, सुक्रेज। एक एंजाइम क्या निकलेगा? सुक्रेज। सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज किसमें तोड़ देगा? ग्लूकोज में तोड़ देगा, ठीक है। हमने गैलेक्टोज भी खाया था, गैलेक्टोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम निकलेगा गैलेक्टेज, तोड़ देगा ग्लूकोज में। सब यानी कार्बोहाइड्रेट का भी कंप्लीट डाइजेशन। सेल्यूलोज, अरे कहाँ है भाई? सेल्यूलोज थोड़े खाते हैं हम। वो एक बच्चा कह रहा है सेल्यूलोज ही खाते, सेल्यूलोज हम खाते हैं, सेल्यूलोज तो गाय खाती है थोड़ी। हाँ गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा गैलेक्टोज में, सॉरी गैलेक्टेज कन्वर्ट करेगा गैलेक्टोज को ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट का भी कंप्लीट डाइजेशन खत्म हो गया, ओके। विटामिन और मिनरल्स का तो डाइजेशन होना नहीं है, आगे होगा भी, चलिए बढ़ते हैं। फिर ये फूड विल अगेन फूड move to acid and it will enter to the second part, jejunum, and after entering the second part it will again move ahead and it will reach to the third part, ileum. The third part, ileum. What happens in ileum? ileum में क्या होता है? ileum में डाइजेशन नहीं होता, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है हमारा कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो गया, ठीक है। इलियम में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन इलियम, ओके। अब देखिए
हीलियम में ना कुछ देयर आर सम फिंगर लाइक मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द हीलियम, एंड दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज microvilli or just villi. This microvilli increases the surface area for the absorption of water. हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है एब्जॉर्प्शन होता है हमारा ईलियम में. एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन ईलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, ईलियम में क्या होता है, तो इसमें कुछ माइक्रोविलाई कुछ विलाई प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, ये क्या करता है, इसमें हमारा आर्टरी और वेन मौजूद रहता है, और ये ही इससे हमारा जो न्यूट्रिएंट्स था वो डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम चला जाता है, और फिर हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है. ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया फाइनली. फिर फूड आगे फर्दर मूव करेगा, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स मिला था मिल गया, बाकी का खोखला सब आगे ही जाएगा ना भाई, आगे ले गया वेस्ट मटेरियल सब बाकी के. फिर इस पार्ट को पार करके आगे गया और लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया. लार्ज इंटेस्टाइन में ये फर्स्ट पार्ट यहाँ दिख रहा होगा सिक्कम. इस सिक्कम में वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ. इन सिक्कम द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टुक प्लेस. जितने भी वाटर थे फूड में सबको खींच निकाल लिया और हमें वाटर प्राप्त हो गया फूड से. ठीक है, फिर आगे फर्दर गया बाकी इन द लास्ट टू पार्ट्स कोलोन और रेक्टम. The colon and rectum, the food is temporarily stored in these last two parts, colon and rectum, and then it removes out from our body. This was absorption, and then this is the fourth part is assimilation, the utilization of the food we ate, the repair of cells takes place, our growth. Okay, and then the last part in the step is egestion, the removal of the undigested food. So these are the 5 steps that took place in the human digestive system. तो इस तरह के कुछ 5 पार्ट थे. लेकिन अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑर्गन आपको दिखा रहा होगा, ये वाला एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. लेकिन अभी के डेज इट इज कंसीडर्ड एज अ यूजलेस ऑर्गन. इसको एक यूजलेस ऑर्गन के रूप में देखा जा रहा है अभी में, लेकिन ये यूजलेस ऑर्गन नहीं है गाइस. ये क्या करता है, कुछ करता नहीं. इसमें ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कुछ देयर आर सम हार्मलेस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट which eats the undigested food that comes in our body, that comes from the small intestine. भाई ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को खाता है ये बैक्टीरिया. ये हार्मलेस हम उनको नहीं करता है, बस जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको खा ले. खाया तो भाई हमें क्या फायदा होगा, कैसे भी हार्मलेस. तो इसके इंटर्न्स इट गिव्स विटामिन के, और इसके टर्म में क्या करता है, विटामिन के प्रोवाइड करता है. ठीक है, लेकिन जब when this part, then this vermiform appendix is infected by harmful bacteria, then a disease occurs which is known as appendicitis. Okay, तो कुछ ऐसा हमारा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. टोटली हमने देखा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है हमारे बॉडी में. हम क्लियरली हम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन कैसे होता है. आई होप यू विल लाइक इट, और कमेंट बताएं कैसा लगा. ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.